हेलो अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू। लेक्चर नंबर 1, वेलकम टू दिस कोर्स। और जो लास्ट टाइम वीडियो हमने बनाई थी उसको मैं छोड़ के दोबारा से क्रिएट कर रहा हूँ ये वीडियो। और इंशाल्लाह हम बेसिक क्विक ओवरव्यू लेंगे जावा की फंडामेंटल्स का एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। तो उसके बाद इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के ऊपर होगा, जिसमें हम प्रॉपर तौर पे विंडो फॉर्म्स बनाना सीखेंगे, उनके ऊपर डिफरेंट किस्म के इवेंट्स लगाना सीखेंगे और हम डेटाबेस के साथ काम करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो आईडीई यूज कर रहा हूँ मैं, एक्लिप्स यूज कर रहा हूँ और जो मेरी वर्क प्लेस है उसको मैंने नाम दिया है जावा स्टूडेंट का। और सबसे पहले हम यहाँ पे एक क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट को। तो हम फाइल में जाके न्यू में क्लिक करेंगे और जावा प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से हम जावा का प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी तरीके हैं, हम यहाँ से भी कर सकते हैं। जावा प्रोजेक्ट के अलावा अगर हम क्रिएट प्रोजेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है। ठीक है, जनरल है, ग्रेडल है, जावा है, मेवन है, स्प्रिंग बूट है, एग्जाम्पल है। ग्रेडल बेसिकली और मेवन जो एक तरह के प्रोजेक्ट होते हैं, ये काफी हमें ऑटो कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करते हैं। फ्यूचर में हम इनको भी डिस्कस करेंगे। स्प्रिंग बूट इज अ वेरी वेरी फेमस फ्रेमवर्क, जो हमारा जावा का सबसे बड़ा फ्रेमवर्क है, जिसको फ्रेमवर्क ऑफ फ्रेमवर्क भी बोलते हैं। इसको भी हम बाद में देखेंगे, इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे और हम इससे बेस्ट फायदा भी उठाएंगे। इंशाल्लाह हम ऐसी प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे। अगर आपने यूट्यूब की वीडियो देखी हो तो काफी सारी वीडियोस में ना वो मोस्टली क्या करते हैं कि एक एक ऑपरेशन खुद कर रहे होते हैं, लेकिन हम कुछ ऐसी चीजें यूज करेंगे जिसमें हमें जस्ट फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। फंक्शन मीन्स ब्लॉक ऑफ कोड को कॉल करना पड़ेगा और वो हमें हर चीज खुद ब खुद प्रोवाइड कर देगा। मेरा इस थ्रू आउट द कोर्स मेरा फोकस इसी चीज के ऊपर ज्यादा रहेगा कि हम मैक्सिमम उन चीजों को यूज करें जो बड़े डेवलपर्स ने यूज लिखी हैं, ताकि हमारा जो कोड हो वो स्मार्टर हो, एफिशिएंट हो, लेस टाइम एंड लेस स्पेस कंज्यूमिंग हो। तो उससे ये फायदा होगा कि एक तो हमारी लर्निंग फास्ट होगी। इसके अलावा हम बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे जो इंडस्ट्रियल में है, इंडस्ट्री में फॉलो होती हैं। और इस कोर्स के अंदर इंशाल्लाह जो चीजें आपको बताई जाएंगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट इन फ्यूचर आप अपनी इस नॉलेज को, अपनी स्किल्स को वर्टिकली स्केल अप कर सकते हैं। आप नई चीजें अडॉप्ट कर सकते हैं जो इंडस्ट्री के अंदर ट्रेंडिंग्स है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जावा के अंदर प्रोजेक्ट क्रिएट करना। क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट इन जावा और यहाँ पे हम देंगे अपने प्रोजेक्ट का नाम। So lecture is 1, so I'm going to give it lecture 1, right? और बाकी चीजें हमने कोई भी नहीं छेड़नी, ऐसा ऐसा चीजें हम एब्जॉर्ब करेंगे, नई नई चीजों को हम इंट्रोड्यूस कराऊंगा। लेकिन फर्स्ट लेक्चर है तो मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं फिनिश करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। इसके अंदर दो चीजें हैं, एक जेआरई सिस्टम लाइब्रेरीज हैं और एक सोर्स है। इसको हमने अभी नहीं छेड़ना। हमारा जितना भी फोकस होगा एसआरसी से मोस्टली मुराद है सोर्स, यानी कि जो हम कोड लिखेंगे वो बेसिकली हम इस डायरेक्टरी के अंदर लिखेंगे। ये एक तरह का फोल्डर है। अगर आप इसको देखना चाहें कि ये वाकई ही फोल्डर है तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसके प्रॉपर्टीज में जाएं तो इसका पाथ आपको नजर आ जाएगा। ये पाथ है इसका। इसको अगर मैं कॉपी करूं और इसको मैं अपने किसी एक डायरेक्टरी के अंदर इसको मैं पेस्ट करूं और देखूं तो ये देखें, ये वो फोल्डर है जो हमें वहां पे नजर आ रहा है। ठीक है, सोर्स। ओके, अब नेक्स्ट चीज हम इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, न्यू में जाते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे सामने हैं, जिसमें से हमारा ज्यादातर फोकस होगा क्लासेस के ऊपर। इसके अलावा हम पैकेज बनाना सीखेंगे, इंटरफेसेस की भी बात करेंगे, बट फ्यूचर में ज्यादा फोकस हमारा क्लासेस के ऊपर होगा। और एक चीज इसके अंदर होंगी पैकेजेस। अब पैकेज क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। जावा के अंदर पैकेज कोई इतनी बड़ी चीज नहीं होती। जावा के अंदर पैकेज जस्ट एक फोल्डर को कहते हैं। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे मैं एक नाम देता हूं, इसका मैं नाम दे देता हूं ABC, राइट? तो आप यहाँ पे देखें ABC के नाम से एक फोल्डर बन गया है। अब जावा के अंदर पैकेजिंग क्यों जरूरी है? जावा के अंदर पैकेज बनाना इसलिए जरूरी है कि हम अपने कोड को डिफरेंट लेवल्स ऑफ फोल्डरिंग के अंदर रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिसमें एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, जिसमें स्टूडेंट्स का एक डिपार्टमेंट है जहां पे रजिस्ट्रेशन होती है, एक अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है, एक आपका एग्जामिनेशन का डिपार्टमेंट है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली मेन 3 पैकेज बना देते हैं। एक पैकेज बना देंगे अकाउंट्स का, एक पैकेज बना देंगे एग्जामिनेशन का, एक पैकेज बना देंगे एडमिशंस का। उससे क्या होगा कि हमारी जो कोड जिस के रिलेटेड होगा हम वो कोड उसी पैकेज के अंदर लिखेंगे, मतलब उसी कोड को हम उसी क्लास के अंदर लिखेंगे। ठीक हो गया। पैकेजिंग इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारा कोड जो होता है वो लॉजिकली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, कि हम
डिफरेंट लॉजिक्स को, डिफरेंट चीजों को अपने डिफरेंट फोल्डर्स के अंदर रखते हैं ताकि मिक्सअप ना हो। फ्यूचर में अगर हमें चेंज करना पड़ जाता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, पैकेजिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन जावा। गॉट इट। तो आप इस पैकेज को हम डिलीट भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको डिलीट करूं तो यो गया, लेकिन विदाउट, अभी हमारा चूंकि स्टार्ट है तो हम विदाउट पैकेजेस लेके जाएंगे। अगर बनाना पड़ जाए तो हम बना भी सकते हैं। तो हम यहाँ पे जाके पैकेज के बाद हमारे पास आती है चीज क्लास की। अब हम क्लास क्रिएट करते हैं। ओके, यहाँ पे हमने क्लास का नेम लिखना है, बाकी चीजें हमने डिस्कस नहीं करनी, वो हम बाद में देखेंगे। क्लास का नेम लाइक मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट भी नहीं, ड्राइवर लिखता हूँ, ड्राइवर। ठीक है, ड्राइवर। अब ड्राइवर ये वो ड्राइवर नहीं है जो कार वाला ड्राइवर है, ड्राइवर क्लास मैं कह देता हूँ उसको। ठीक है, इसका नाम आप कोई भी लिख सकते हैं, बट रिकमेंडेशन इज दैट कि आपकी क्लास का पहला लेटर जो होना चाहिए वो कैपिटल होना चाहिए। ठीक हो गया। और अगर आपकी क्लास का पहला लेटर कैपिटल नहीं होगा तो एरर नहीं आएगा, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड बाय आवर कम्युनिटी। ठीक है, उसकी रीजन ये है कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप कहीं भी किसी प्रोफेशनल बंदे का कोड देखेंगे, अगर उस कोड का पहला लेटर कैपिटल होगा तो वो क्या होगी, क्लास होगी। गॉट इट। ओके, इसके अलावा इसके पास दो चीजें, पब्लिक एंड, इसको हम बाद में देखते हैं कि पब्लिक और ये क्या चीज होती है। अब डिफॉल्ट पैकेज क्रिएट हो गया। डिफॉल्ट पैकेज कुछ भी नहीं होता। ठीक हो गया। ओके, ये हमारी क्लास है। इस कोड को मैं रन करता हूं तो ये रन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। वो कहता है कि could not find और लोड मेन क्लास माई फोल्डर वगैरह वगैरह। वो कहता है कि भाई मेन क्लास इसके अंदर है ही नहीं। वो ठीक कह रहा है, क्योंकि जावा के अंदर हमारे कोड को स्टार्टअप लेने के लिए, रन करने के लिए एक फंक्शन की जरूरत होती है जिसको हम बोलते हैं मेन फंक्शन। ये लिखना जरूरी है। अब इसको मैं रन करूंगा तो ये मुझे पूछेगा कि हाँ भाई ये वाली क्लास है जिसमें मेन फंक्शन पड़ा है। और यहाँ पे आप देखेंगे फाउंड लोड मेन क्लास माई फोल्डर ड्राइवर क्लास, वेट मोमेंट प्लीज, स्ट्रिंग पब्लिक स्टैटिक void main, कोई इशू नहीं है। एनी हम इसमें देख लेते हैं, कुछ ना कुछ टाइप करके आउटपुट चेक कर लेते हैं। ओके गुड, इट्स वर्किंग। ये एक मेन फंक्शन है जावा के अंदर, और इसके अंदर हम जो कोड लिखेंगे वो कोड हमारा क्या होगा, बेसिकली रन हो जाएगा। अब हमने नेक्स्ट चीज क्या सीखनी है, ये हमारे पास जावा के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये हमारे पास आउटपुट शो कराने के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट चीज है हमारे वो वेरिएबल्स होते हैं। जावा के अंदर मुख्तलिफ तरह के वेरिएबल्स हैं, इंटीजर टाइप के हैं, इंट है, और फ्लोट्स के लिए इंट फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ a इज इक्वल टू 100, इंट b इज इक्वल टू 200 समथिंग। ठीक है, इंटीजर वैल्यूज अगर हमने स्टोर करानी हो, इंटीजर वैल्यूज वो वैल्यूज होती हैं जिनके अंदर इशारिया नहीं होता, पॉइंट नहीं होता। अगर हमने इंटीजर वैल्यूज को स्टोर कराना हो तो हम वेरिएबल्स में स्टोर कराते हैं। अगर हमने इशारिया वाली छोटी वैल्यूज को स्टोर कराना हो तो हम फ्लोट में स्टोर कराते हैं। सॉरी, और अगर हमने बहुत बड़ी फ्लोट वैल्यूज को स्टोर कराना हो जिनके पास जिनके अंदर इशारिया आता हो, लाइक ये बहुत बड़ी वैल्यू, तो हम डबल में स्टोर कराते हैं। अगर हमने कोई मैसेज वगैरह या कुछ ऐसी चीजें, कोई भी चीज एनीथिंग, तो डबल कोट्स में लिख के आप स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ये इनकी डेटा टाइप्स हैं और ये इनके वेरिएबल नेम्स हैं। ठीक है, आप एक ही लाइन के अंदर सारा काम कर सकते हैं। इसका एक और तरीका भी हो सकता है, बहुत सारे तरीके हैं। इवन कि ये सारा काम, जैसे कि मैं कहता हूं कि इंट a फॉर एग्जांपल a b a c a d, एक लाइन में मैंने इनको डिक्लेयर कर दिया। फिर मैं कहता हूं a इज इक्वल टू सम वैल्यूज और ab इज इक्वल टू सम वैल्यूज, ac इज इक्वल टू सम वैल्यूज। देयर आर लॉट ऑफ वे टू डू दिस। ठीक है, और ये बिल्कुल फंडामेंटल्स कंसेप्ट्स हैं, जस्ट रिफ्रेशमेंट, सॉरी आपकी जो कंसेप्ट्स को रिवाइज करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए, ये आपके जस्ट रिव्यू में ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ। बाकी ये चीजें डिटेल में की जाए तो इट्स अगेन अ बिग कोर्स। ओके, तो अब ये मैंने बेसिक डेटा टाइप्स देख लिए हैं। इसके अलावा डेटा टाइप्स होती हैं बूलियन, और फॉर एग्जाम्पल इसका नाम दे देता हूँ ABC, और इसके अंदर हम या ट्रू स्टोर करा सकते हैं या फॉल्स। इसके अलावा हम इसके अंदर कुछ भी स्टोर नहीं करा सकते। ठीक है, ट्रू स्टोर होता है या फॉल्स, फॉल्स ट्रू। और फ्यूचर में बहुत ज्यादा ये डेटा टाइप यूज होगी, ट्रू। इसको आपने माइंड में रखना है।
ठीक हो गया। ये कुछ डेटा टाइप्स हैं, ये वो डेटा टाइप्स हैं जो पहले से बनी हुई हैं जावा के अंदर, इनको प्रीमिटिव्स भी कहते हैं, प्रीमिटिव्स इन जावा। ठीक है, इसके अलावा हम फ्यूचर में खुद की अपनी डेटा टाइप्स बनाना सीखेंगे। जैसे क्लास है ना, तो क्लास इज आल्सो अ बिग डेटा टाइप, बिग डेटा टाइप एग्जैक्टली। हम अपनी कस्टम डेटा टाइप्स बनाना सीखेंगे और ये सारे काम सीखेंगे। अभी ये डेटा टाइप्स आर एनफ टू गो थ्रू बेसिक्स। ठीक है, इंटीजर्स क्योंकि मोस्टली हमारा काम नंबर के ऊपर होता है, और जो स्ट्रिंग है बाकी हर चीज़ इसके अंदर कवर अप हो जाती है। इमेजेस कैसे स्टोर कराने हैं, ये सारी चीज़ें बात के अंदर है। ठीक है, बेसिक डेटा टाइप्स ये हैं। क्योंकि हमारा फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं तो मोस्टली काम हमारा फीस बनाना, बच्चों की रजिस्ट्रेशन करना, उनके नाम स्टोर करना, नाम स्टोर करने के लिए ये आ जाएगा, कॉन्टैक्ट स्टोर भी इसी के अंदर हो जाएगा। ठीक है, एड्रेस भी उसके इसी के अंदर स्टोर हो जाएगा। एज के लिए हम इंटीजर ले लेंगे, और बच्चे का कॉन्टैक्ट है वो इसमें आ जाएगा, बच्चे के मार्क्स हैं वो इंटीजर हो जाएंगे, बच्चे के एवरेज है अगर मार्क्स तो वो डबल में आ जाएंगे या फ्लोट में आ जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बच्चे की पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो वो सारी चीज़ें स्ट्रिंग में स्टोर हो जाती हैं। ठीक है, तो ये इसमें दीज आर एनफ टू स्टोर एनीथिंग आई थिंक सो फॉर आवर प्रोजेक्ट्स, राइट। तो ये कुछ बेसिक डेटा टाइप्स हमने देखा। अब डेटा टाइप्स क्यों हैं, क्योंकि हमने डेटा टाइप्स इसलिए होती हैं बेसिकली कि हम जितनी भी डेटा टाइप्स होती हैं ना, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, स्ट्रिंग, बेसिकली ये टेम्परेरी तौर पे ना डेटा स्टोर करती हैं। जब हमारा प्रोग्राम रन होता है ना तो वैल्यूज इन्हीं के अंदर स्टोर होती हैं, और ये कहाँ पे होती हैं, रैम के अंदर। ठीक है, जब हम इसको रन करते हैं ना, मैंने इसको रन किया ना, तो आप अगर कोई ऐसे सॉफ्टवेयर हो तो जिसके जरिए आप देख सकें, तो ये सारे वेरिएबल्स रैम के अंदर क्रिएट हुए होंगे, और जब हमारा प्रोग्राम खत्म हुआ है तो ये क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड टेम्परेरी। तो हमने अपने डेटा को फ्यूचर्स के लिए स्टोर करना है, परमानेंट स्टोर करना है। बच्चे की इन्फॉर्मेशन है तो ये तो नहीं है कि जब हमारा सॉफ्टवेयर चल रहा होगा तो बच्चे की इन्फॉर्मेशन होगी और जब उसको बंद करेंगे तो बच्चे का सारे रिकॉर्ड लॉस हो जाएंगे। या एक हमने प्रोडक्ट है उसकी उसकी कुछ इनवॉइस हिस्ट्री हमने सेव की हुई है, तो जब हमारा रन कर रहा होगा तो सेव होगी, जैसे रन नहीं होगा तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। नो, दिस इज नॉट एक्चुअल थिंग। हमने उसकी इन्फॉर्मेशन को परमानेंट स्टोर करना है, तो और परमानेंट स्टोर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डेटाबेसेस, और हमारा ज्यादातर फोकस रहेगा माई एसक्यूएल डेटाबेस के ऊपर, इसके अलावा एसक्यूएल लाइट के ऊपर। इसके अलावा हम यूज कर सकते हैं ओरेकल, बहुत इंटरप्राइज एप्लीकेशंस के लिए ओरेकल यूज कर सकते हैं, और बहुत सारी डेटाबेसेस हैं। बट अभी हमारा फोकस है वेरिएबल्स के ऊपर। वेरिएबल्स आर जस्ट टू स्टोर डेटा टेम्परेरी। टेम्परेरी इसलिए क्योंकि जब हमने कोई ऑपरेशंस कराने हैं, हमने कुछ मैनिपुलेशंस करानी है, हमने प्लस करना है, ऐड करना है, मनफी करना है, हमने कुछ उसके ऊपर एक लॉजिक लिखना है, हमने बिल, प्रोडक्ट्स का बिल बनाना है, ठीक है, उनकी हमने कैलकुलेशन करानी है, हमने प्रोडक्ट्स के अंदर परसेंटेज निकालनी है कि कितना परसेंटेज डिस्काउंट देना है, हमने उसका रिसीविंग, उसकी पेएबल्स, उसकी रिसीवेबल्स, सारी चीजें लेनी है, तो वो सारा काम वेरिएबल्स के थ्रू होता है। यानी कि डेटा हम वेरिएबल में स्टोर करते हैं, उनके ऊपर कुछ ना कुछ कंप्यूटेशंस करते हैं, कंप्यूटेशन करने के बाद हम वो डेटाबेस में दोबारा भेज देते हैं, और फिर ये वेरिएबल्स जो होते हैं हमारे ये खत्म हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो होप सो आपको वेरिएबल्स की जरूरत और इसकी कंसेप्ट समझ आ गया होगा, और उनको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, और भी एक दो वे हैं, बट फ्यूचर में आप इनकाउंटर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। बट आवर फोकस विल बी ऑन ग्राफिक यूजर इंटरफेस डेवलपमेंट, प्रॉपर डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना। ये जस्ट एक रिव्यू है, क्विक रिव्यू है, अगेन आई विल से क्विक रिव्यू। सो मेक योर दिस कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग from other resources like YouTube. You can read the blogs, whatever. You can also take help from me. Okay, तो अब हमने वेरिएबल्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट जो चीज है ना, वो है हमारे पास कंडीशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी आज ना इस मेन के अंदर तक ही काम करेंगे, कंडीशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब देखें ना, हमारा प्रोग्राम फ्लो के साथ चल रहा है, ये लाइन चली, ये लाइन चली, ये लाइन चली, ये लाइन चली। इसकी मिसाल मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। ये 3 लाइनें मैंने लिखी हैं। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट ये आएगा, ये 3 1 2 3 आएगा लाइन बाय लाइन। ये देखें, तो मतलब ये है कि पहली दफा ये चला है, उसके बाद क्योंकि जिस तरीके में आउटपुट आ रहे हैं हमें नजर, उसी तरीके से ही चले हैं ना। पहले ये चला है, फिर ये चला है, फिर ये चला है। तो इसका जो फ्लो था वो सिक्वेंशियल था। हमारा जो कोड होता है वो हमेशा मेन से ही चलना है। हमने फ्यूचर में जितनी भी चीजें बनानी है मेन से ही किसी न किसी तरह हमने कनेक्ट करना है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और मेन हमेशा किस फ्लो में चलता है, सीक्वेंस के साथ। पहले एक लाइन चलती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, ये वो सारी चीजें। ठीक है, तो
तो बेसिकली क्या है ये, तो हमने जो सीखनी है चीज वो क्या है, बेसिकली हमने अब नेक्स्ट जो चीज सीखनी है वो है हमारा कंडीशनल स्ट्रक्चर्स। मैं आपको डीबग करके दिखाता हूं, ये देखें डबल ए और होल्ड ऑन, यहाँ पे नेक्स्ट का बटन, एक्चुअली आई एम नॉट क्वाइट फेमिलियर विद दिस आईडीई एक्लिप्स, इसके साथ मेरी इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हाँ, ये स्टेप ओवर हम करेंगे तो ये हमें बता रहा है, ये देखें डबल ए में कौन सी वैल्यू चली गई है 58, डिबगिंग भी हमें आनी चाहिए। अब इसको नेक्स्ट स्टेप मतलब नेक्स्ट लाइन पे लेके जाता हूँ, तो ये अब जो आपको चीज़ें नजर आ रही है रैम, एक्चुअली ये चीज़ हो रहा है, ठीक है। तो मैं अब इसको ये क्लिक करता हूं, तो ये देखें ए बी के अंदर कौन सी वैल्यू चली गई है अब 68। अब लाइन बाई लाइन चल रहा है, ये 3 लाइन को मैंने डिबग किया है, तो आप देख सकते थे कि ए बी में कौन सी वैल्यू गई है। ये डिबगिंग भी मैं आपको इसके ऊपर कंप्लीट ट्रेनिंग दूंगा, सिखा दूंगा कि आप कैसे डिबग करते हैं, क्योंकि मोस्टली ना हमारे फंक्शन में कुछ लॉजिक्स गलत हो जाती हैं, या हमें देखना होता है कि इनमें कौन सी वैल्यूज आ रही हैं और कैसे कंप्यूटेशन हो रही है, ताकि हमारे रिजल्ट्स खराब ना हो। तो हम मोस्टली डिबगिंग भी कर लेते हैं, ठीक है, तो वो भी हमें आनी चाहिए। तो मैंने आपको अभी दिखाया कि ये आपको मैं बाद में बता दूंगा कि करनी कैसे है, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है बेसिकली हमें अपनी एप्लीकेशंस को टेस्ट करने का। ओके, हम कहाँ पे थे, प्रोजेक्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया, हम दोबारा अपनी जगह पे आ गए। कंडीशनल स्ट्रक्चर्स के अंदर हमारे पास जावा के अंदर जो है बेसिकली जो कंडीशनल स्ट्रक्चर हैं वो उनमें से एक है इफ कंडीशनल स्ट्रक्चर। हम इफ एल्स और के जरिए अपने कंट्रोल को फ्लो कर सकते हैं, फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक कंडीशनल स्ट्रक्चर है लूप्स, इसके अलावा है स्विच, और इसके अलावा है फंक्शंस। ये तकरीबन कोई 4 तरीके हैं हमारे पास। तो इफ एल्स का क्या सिंटैक्स होता है, इफ होता है और यहाँ पे हम ना कोई कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन कैसे हो सकती है, कंडीशन फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ 1 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, 1 इज ग्रेटर देन 3, ये कंडीशन है। अब इस 1 और 3 की जगह वेरिएबल्स भी लिख सकते हैं, लाइक कैसे, इंट a इक्वल टू 3, इंट b इक्वल टू 2 सॉरी, मैं अब ये लिखता हूँ a इज ग्रेटर देन b। इससे क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू क्या है 2। क्या ये a ग्रेटर है b से, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 है, यस ग्रेटर है, तो क्या होगा, इसकी जो बॉडी है, ये वाली इसकी बॉडी है, ये वाला इसकी बॉडी के अंदर जो भी लॉजिक लिखा होगा, जो भी कोड लिखा होगा वो रन हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है। अब मैं कहता हूं एल्स, तो अब मैं इसको रन करता हूं, अब भी वही पार्ट होगा, क्योंकि इफ एल्स एक ऐसा कंडीशन स्ट्रक्चर है जिसमें सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी होती है, या तो कंडीशन ट्रू होती है या फॉल्स होती है। अगर मैं कंडीशन को फॉल्स करूं, इसको मैं 20 कर दूं ना, आप कंडीशन ये वाली फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स होगी तो कौन सा पार्ट चल जाएगा, एल्स वाला पार्ट चल जाएगा। ये देखिए नॉट डन, ये वाला लॉजिक अब रन हो रहा है, ये वाला कोड रन हो रहा है, ठीक है। इसी तरह ये अगर दो कंडीशन हो, अगर सिर्फ एक ही कंडीशन हो तो हम सिर्फ इफ पार्ट लगाते हैं, इफ फॉर एग्जांपल 3 इज ग्रेटर देन 4, ठीक है, उसके साथ कोई और चीज अटैच नहीं करते। अगर दो कंडीशन हो तो हम इफ एल्स लगाते हैं। अगर कंडीशन बढ़ जाए हमारे पास तो हम क्या लगाते हैं, इफ, और इस तरह एल्स इफ आप लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास प्रॉब्लम थी, हमने देखना था कि एक नंबर हमने यूजर से एंटर कराना है, ठीक है। एंटर कराने के लिए आपको पता है स्कैनर यूज करते हैं, और इसको हम, ये एरर आ रहा है तो इसको मैं जहां पे जाके क्या कर देता हूँ, इंपोर्ट कर देता हूँ। डबल क्लिक किया तो ये इंपोर्ट हो गया, और मैं कहता हूँ कि एक नंबर लेना है हमने, और मैं कहता हूं कि इंट वैल्यू इज इक्वल टू एसी डॉट नेक्स्ट, और मैं कहता हूं कि अगर वैल्यू जो हो इज ग्रेटर देन हो 0 के, तो हम कहें वैल्यू इज ग्रेटर, ठीक है।
और इस तरह मैं कहता हूँ अगर वैल्यू जो हो लेसर देन 0 हो तो ये है, और इस तरह मैं कहता हूं कि अगर वैल्यू जो हो हमने जो इंटर कराई थी यूजर से, अगर वैल्यू हो किसके 0 की इक्वल तो फिर कहे 0 है। और मैं कहता हूं एल्स अगर चाहिए तो हम इसके साथ एल्स अटैच कर सकते हैं। अब एल्स बेसिकली क्या करता है, एल्स का जो असल काम होता है ये होता है कि अगर इसके ऊपर कोई भी कंडीशन ट्रू ना हो ना तो एल्स चल जाता है। एल्स मतलब एक जनरल कवर देने के लिए होता है, ठीक है। तो ये तीन तरह के हम यूज करते हैं अपने जो इफ एल्स, एक सिंपल इफ होता है, एक इफ के साथ एल्स होता है, और एक इसके साथ एल्स अगर मल्टीपल कंडीशन। तो आप देखो कंडीशन तीन थी कि पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, लेसर भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है, और जीरो भी तो हो सकता है ना। कंडीशन तीन थी तो हमने एल्स इफ डेटा स्ट्रक्चर सॉरी कंडीशनल स्ट्रक्चर यूज कर लिया है। ओके हो गया। अब ये इफ एल्स के बाद हमारे पास एक स्विच होता है, हम स्विच को नहीं स्टडी करने जा रहे, उसका हमारे पास मतलब वैसे मैं आपको बाद में कभी मौका मिला तो इसको बता दूंगा, लेकिन स्विच इज नॉट ए गुड टू यूज फॉर आवर प्रोजेक्ट्स। हम सारा काम इफ एल्स से कर लेते हैं तो स्विच को समझने का कोई खास फायदा नहीं है वैसे, ठीक हो गया। नेक्स्ट चीज हमारे लूप्स हैं। लूप तीन तरह के होते हैं, फॉर लूप होता है, व्हाइल लूप होता है, और डू व्हाइल लूप होता है। लूप्स का जो काम है हमारे स्पेसिफिक लाइन ऑफ कोड को बार बार चलाना। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मुझे ना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मैं कहता हूँ कि ये मुझे ना इसके अंदर एक मैसेज है, हाय आई एम न्यू प्रोग्रामर, और मैं कहता हूँ ये मुझे 100 दफा प्रिंट कराना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा एक दफा और पेस्ट करूंगा, पेस्ट 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 करते करते फॉर एग्जाम्पल 100 तक पहुंच गया। थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि मैंने स्पेलिंग में गलती कर दी है, प्रोग्रामर की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, तो मुझे 100 जगहों पे वो प्रोग्रामर की स्पेलिंग ठीक करने पड़ेंगे। बट वी हैव अ ग्रेट सोल्यूशन फॉर दिस लूप। लूप तीन तरह के होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर लूप की। फॉर लूप के जो होते हैं तीन पार्ट होते हैं हमारे पास। सबसे पहला जो पार्ट होता है, यहाँ पे तीन पार्ट्स होते हैं, इसके मैं आपको पहले बताता हूँ पार्ट्स कितने होते हैं। तीन पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे जो कोड लिखते हैं वो पार्ट होता है इनिशियलाइजेशन पार्ट, यहाँ पे कंडीशन होती है, और यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हम लिखते हैं। इनिशियलाइजेशन क्या होती है, मैंने आपको पहले भी बताया, किसी एक वेरिएबल को कोई इनिशियल वैल्यू देने को हम क्या कहते हैं, इनिशियलाइजेशन। मैंने कहा इंट ए नहीं देते, ए तो ऊपर हमने पहले दे, देखो ना यहाँ पे एरर आ रहा है, क्यों, क्योंकि ए हमने पहले डिक्लेयर किया हुआ है, डबल ए कर देते हैं। मैं कहता हूँ कि डबल ए लेसर देन है 100, एंड मैं कहता हूँ डबल ए प्लस प्लस, और वही चीज जो मैंने वहां पे लिखी थी वो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और उन सब लाइनों को मिटा के मैं इसको रन करता हूँ, तो मैंने एक दफा देखो लिखा और ये 100 दफा प्रिंट हो गया, ये देखें, ठीक हो गया। ओ सॉरी सॉरी ये गलती हो गई है, ए नहीं था, ये डबल ए था, डबल ए था, क्योंकि वो लूप इनफाइनाइट तक चला गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे कह रहा था ए प्लस प्लस, तो ये वाला डबल ए है ना, ये हमेशा 0 रह रहा था और इसकी वैल्यू में इजाफा हो रहा था, तो इस वजह से ना ये कंडीशन खत्म ही नहीं हो रही थी। मैं भी आपको सही से समझाता हूँ। ये देखिए अब ये 100 दफा चला है, अगर मैं इसकी ए की वैल्यू को प्रिंट करा दूँ ना साथ, तो आपको समझ आ जाएगी कि वाकई ही ये 100 दफा चला है। ये देखें, ये देखें 99 दफा चला है, ठीक है। 99 दफा इसलिए चला है क्योंकि कंडीशन लेसर की है यहाँ पे। सबसे पहले ये पार्ट चलता होता है, यहाँ पे जब आएगा प्रोग्राम फ्लो तो हमारा एक डबल ए की वैल्यू 0 हो जाएगी, फिर कंडीशन चेक होगी कि क्या 0 लेसर है 100 से, हाँ 100 से लेसर है, फिर इसके बाद हमारी बॉडी चलेगी, जो भी लॉजिक होगा। ये बॉडी चलने के बाद हमारा कंट्रोल शिफ्ट होगा इस पार्ट में। इस पार्ट में जब आएगा तो प्लस प्लस लगा हुआ है, इसका मुराद है इंक्रीमेंट, जो डबल ए की वैल्यू होगी उसमें एक इजाफा हो जाएगा। हमने 0 से स्टार्ट किया था तो इस केस में इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। दोबारा की कंडीशन चेक होगी 1 इज लेसर देन 100, और ये बॉडी फिर चल जाएगी, फिर यहाँ पे आएगा और डबल ए की वैल्यू हो जाएगी 2, फिर आएगा यहाँ पे 2 इज लेसर देन 100, यहाँ पे फिर दोबारा बॉडी चल जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा, फिर इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, फिर यहाँ पे आएगा 3 इज लेसर देन 100, और इस तरह होते होते जब ये वैल्यू इंक्रीमेंट होते होते बढ़ते बढ़ते 100 पे जाएगी तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। जब फॉल्स होगी तो ये वाली बॉडी फिर नहीं चलेगी, हमारा प्रोग्राम इधर आ जाएगा, आगे चला जाएगा। गॉट इट। तो इस तरह फॉर लूप चलता है, ठीक है। ये पार्ट हम जरूरी नहीं यहाँ पे लिखें, ये पार्ट हम यहाँ भी लिख सकते हैं क्योंकि ये इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन हम मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसी तरह ही लिखें जिस तरह मैंने लिखे। अब आपने ये काम करना है, इसके अलावा हम यहाँ पे इसको उल्टा उल्टा चलाना होगा, यानी कि ये अब 0 से स्टार्ट हो रहा था ना, हम कहते हैं कि 100 से नीचे आए, तो मैं क्या करता हूँ, इसको स्टार्ट 100 से कराता हूँ और कंडीशन में उल्टा देता हूँ और इसको मैं डिक्रीमेंट कर देता हूँ, ठीक है। डिक्रीमेंट करेगा, अब 100 से नीचे आएगा और कहाँ तक आएगा, इसको मैं 0 कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए 100 से स्टार्ट हुआ है यहाँ पे
ये इसकी कंसोल विंडो में देखें 100 से स्टार्ट हुआ और नीचे आया। दो तरह के लूप्स होते हैं, इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल। इट्स अगेन डिपेंड ऑन योर लॉजिक व्हाट यू वांट टू डू। तो ये दो तरीके हैं। ठीक हो गया। अब आपने दो लूप्स बनाने हैं, एक इंक्रीमेंटल और एक डिक्रीमेंटल। आपने एक लूप में 500 से स्टार्ट करनी है वैल्यू और 1000 तक प्रिंट करानी है, जो इंक्रीमेंटल लूप होगा। और डिक्रीमेंटल लूप में आपने क्या करना है, 1000 से स्टार्ट करना है और आपने 500 तक प्रिंट करानी है रिवर्स ऑर्डर में वैल्यूज, बाकी साथ कोई मैसेज प्रिंट नहीं कराना। ठीक है, ये कुछ भी लिखा ना हो, जस्ट वैल्यूज हो। ठीक है, ये आपका एक टास्क है छोटा सा। इसी तरह वाइल लूप जो होता है वो क्या करता है, वाइल में भी हमारे पास जो इनिशियलाइजेशन होती है वो हम यहाँ पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बी इज इक्वल टू 10, बी इज ग्रेटर देन, बी नहीं देते डबल बी देते हैं, बी ऑलरेडी बना हुआ है। यहाँ पे देखें ना, एरर देखें ना, डुप्लीकेट लोकल वेरिएबल। लोकल मतलब है कि ये ब्रैकेट्स जिनके अंदर ये बनाया गया है ना, ये ब्रैकेट्स होती हैं ये वाली। ठीक है, तो ऑलरेडी यहाँ पे डुप्लीकेटेड है, ऑलरेडी बना हुआ है, इसको मैं डबल बी नाम दे रहा हूँ। ग्रेटर देन 100 और मैं कहता हूँ कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन दिस इज लाइक और बी बी प्लस प्लस, इसका भी वही हिस्सा, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और अब मैं इसको रन करता हूँ। सो यू कैन सी दिस, b is equal to double b is equal to 10, double b is greater than, oh sorry, condition is wrong, condition is wrong, lesser than, okay now it's done। okay, अगर हम b डबल b की वैल्यूज को प्रिंट कराना चाहें तो we can, you can see here, right। so इसी तरह डू वाइल लूप भी होता है, उसको भी हम स्टडी नहीं करने जा रहे, वो हमें बाद में इनकाउंटर हुआ तो मैं आपको उसको बता दूंगा, बिकॉज ये ओवरलोड हो जाएगा बहुत चीजें। लूप्स हो गए। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं फंक्शंस को। फंक्शन कैसे बनाते हैं, पब्लिक फंक्शन बनाने का तरीका कार क्या होता है। जब मैं कहूँगा फंक्शन बनाने तो उससे यही मुराद है। वाइट मैं लिखता हूँ लाइक, ठीक है। अब ना अभी के केस में ना हम यहाँ पे स्टैटिक लिखेंगे, अभी के केस में हम स्टैटिक लिखेंगे, ठीक है, लेकिन फ्यूचर में हम स्टैटिक नहीं लिखेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक फंक्शन। ये एक कंप्लीट फंक्शन है। फंक्शन नाम से पता चल रहा है एक स्पेसिफिक पीस ऑफ कोड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन जैसे हम कहते हैं फंक्शनैलिटी। अब ये क्लास है ना, इस क्लास के अंदर हम बहुत सारे फंक्शन लिख सकते हैं, हर फंक्शन अपना एक स्पेसिफिक काम करेगा। ठीक हो गया। फंक्शन की एक होती है रिटर्न टाइप, जहां पे मैंने वर्ड लिखा है ना, यहाँ पे रिटर्न टाइप होती है। रिटर्न टाइप मतलब जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये हमें क्या रिटर्न कराएगा। अब इस वर्ड की जगह हम क्या क्या लिख सकते हैं, इस वर्ड की जगह हम इंट लिख सकते हैं, यानी कि अगर मैं चाहता हूँ कि ये फंक्शन जब मैं कॉल करूँ तो मुझे कुछ इंटीजर रिटर्न कराए। वो कैसे देखते हैं, मैं कहता हूँ मुझे इंटीजर रिटर्न कराए, रिटर्न मैं कहता हूँ 100 कराए। अभी आपको ये बेवकूफ बात लगेगी कि ये क्या करे, कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन फ्यूचर में हम इससे बहुत कुछ फायदा लेंगे। हम प्रॉपर बहुत सारे, मतलब मैं आपको बताता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं इंट लेट मी क्लियर दिस कोड, इंट रिजल्ट इज इक्वल टू लाइक, ठीक है। तो अब मैं इसको अगर प्रिंट कराऊं ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और रिजल्ट को, तो क्या होगा, बेसिकली इधर आएगा खाली लाइन है, इधर आएगा हाँ कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, फंक्शन का नाम लिखा हुआ है। फंक्शन क्या मौजूद है, हाँ मौजूद है भाई। उसके अपना कंट्रोल शिफ्ट कर दो इधर, हमारी एग्जीक्यूशन हो जाएगी स्टार्ट यहाँ पे, इसको छोड़ देगा, इधर छोड़ देगा, इधर आ जाएगा, इसका कोड रन करेगा और जब रिटर्न स्टेटमेंट आएगी तो ये वापस आ जाएगा इधर, ठीक है। जब वापस इधर आएगा तो वो सारा जो रिजल्ट आया होगा, जहाँ पे हमने 100 रिटर्न कराया 100, तो ये 100 किस में स्टोर हो जाएगा, इसमें। और इसको मैं इसको मैं प्रिंट भी करा सकता हूँ, डेटाबेस में भी भेज सकता हूँ, या किसी और पर्पज के लिए भी मैं यूज कर सकता हूँ। ये देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 200, ठीक है। लेकिन रिटर्न कराने का फायदा क्या है, ये तो मैं यहाँ पे भी कर सकता था, ये बात है। अब हम देखते हैं कि फायदा क्या है। सम टाइम हमारा फंक्शन जो होता है वो कुछ स्पेसिफिक टास्क कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं फंक्शन को कॉल करता हूं, वो क्या करता है, यूजर से 2 वैल्यूज लेता है, और मैं कहता हूं कि जब मैं इसको कॉल करूं तो क्या करे, v प्लस v2। अब देखते हैं कि क्या होता है। अब मैं यहाँ पे 2 वैल्यूज एंटर करूंगा, 100 और 200, रिजल्ट देखो 300, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसने मुझे इन दोनों का सम रिटर्न किया है।
इसी तरह हम वैल्यूज भी, इसके अलावा क्या चीज होती है, हम ये वाली जो ब्रैकेट्स होती हैं दो, इधर से हम इनको कुछ ना कुछ पास भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब मैं इसको यहाँ पे कॉल कर रहा था, मैं चाहता था कि इसको कोई मैंने यहाँ से वैल्यू भेजनी है, ठीक है, तो मैं इसको कॉल यहाँ से कुछ वैल्यूज भी भेज सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मुझे ना जब इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो मुझे एक वैल्यू ना ये आनी चाहिए, और इस ए को ना मैंने सम करना है इसके साथ, यानी कि दो वैल्यूज हम यूजर से लेंगे और एक वैल्यूज हम इस फंक्शन से पास करेंगे। तो यहाँ पे एरर भी आ रहा है, वो ये कह रहा है कि फंक्शन जो है नहीं है, मौजूद ही नहीं है। द मेथड लाइक इंट इन दिस टाइप ड्राइव क्लास नॉट कैपेबल ऑफ आर्गुमेंट वगैरह वगैरह। तो जब तक हम इसे, ये देखो ना, ये क्या फंक्शन क्या एक्सेप्ट कर रहा है, एक इंटीजर वैल्यू। जब तक हम इसको यहाँ से कोई इंटीजर वैल्यूज नहीं भेजेंगे तब तक एरर आएगा। अब देखें, मैं एंटर करता हूँ 10 और 20, आंसर क्या है 130। वाई द आंसर 130? बिकॉज हमने जो 100 भेजा था यहाँ से वो भी इसके अंदर सम होके आ रहा है। मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन होता है बेसिकली, अब इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ एक मशीन की तरह, कि हम इस मशीन को इनपुट देते हैं, ये कुछ प्रोसेसिंग करता है और हमें आउटपुट रिटर्न करता है। हम इनपुट कहाँ से देते हैं, हम इधर से इनपुट देते हैं। इधर से हम इंटीजर दे सकते हैं, फ्लोट दे सकते हैं, कैरेक्टर दे सकते हैं, स्ट्रिंग दे सकते हैं। हम एक नहीं मल्टीपल इनपुट्स दे सकते हैं, फ्लोट भी, फ्लोट, और इधर से मैं इसको फ्लोट वैल्यू भेजनी पड़ेगी। मैं कहता हूँ स्ट्रिंग, तो इधर से मुझे कुछ स्ट्रिंग भेजना पड़ेगा, ठीक है। हम एक फंक्शन को यहां से आउटपुट इनपुट दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते, स्टिल इट्स डिपेंड्स ऑन आवर रिक्वायरमेंट्स। ये जो हिस्सा होता है इसकी बॉडी होती है, और यहाँ पे वो क्या करता है, कैलकुलेशन करता है। कैलकुलेशन करने के बाद ये फंक्शन हमें कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, अगेन इट्स आवर डिपेंड्स ऑन आवर रिक्वायरमेंट। जैसे इस केस में ये हमें क्या रिटर्न करा रहा है, इंटीजर वैल्यू, ठीक हो गया। अब ये फंक्शन कितने हिस्से हो गए, इनपुट, कंप्यूटेशंस एंड आउटपुट, ठीक हो गया। तो ये हम फंक्शंस को बहुत ज्यादा यूज करेंगे। इसी तरह हम फंक्शन को, फॉर एग्जांपल फंक्शंस का फायदा क्या होगा, हम कैसे यूज करेंगे। एक स्टूडेंट है, उसका हमें नाम चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास स्टूडेंट का रोल नंबर है, हमें एक फंक्शन लिखा हुआ है कि जब हम उसको रोल नंबर इधर से पास करें तो वो इस हिस्से पे कोड लिखा होगा, वो क्या करेगा, वो डेटाबेस में जाएगा, उस रोल नंबर की सारी इंफॉर्मेशन, नाम वगैरह 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 जितनी भी चीजें हमें चाहिए होंगी, वो डेटा लेके हमें क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा, ठीक है। बात की समझ आइए, फंक्शंस लिखने का ये फायदा होता है। फॉर एग्जांपल हमें एक फंक्शन लिखा हुआ है, जब भी हम उसे एक बच्चे का रोल नंबर देते हैं ना, वो बच्चे की कंप्लीट फीस कैलकुलेट कर देता है, 1 मंथ की या 2 मंथ की। या फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि जब हम एक फंक्शन हमने लिखा हुआ है, हम खुद लिखेंगे, हम उस फंक्शन को एक बच्चे का रोल नंबर देते हैं और साथ में नंबर ऑफ मंथ बताते हैं, तो वो क्या करता है, उस बच्चे के उतने मंथ की फीस कैलकुलेट कर देता है और हमें वो फंक्शन क्या कर देता है, रिटर्न करा देता है। तो फिर ये काम होता है एक्चुअल फंक्शन का, ठीक है। इसको हम जावा में मेथड भी बोलते हैं, फंक्शन भी बोलते हैं। इसके लिए एक और वर्ड भी यूज होता है जिसको हम प्रोसीजर बोलते हैं। बट द डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एंड फंक्शन इज दैट कि जो प्रोसीजर होता है उसकी रिटर्न टाइप नहीं होती और फंक्शन की रिटर्न टाइप होती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, इट्स डिपेंड। रिटर्न के बाद हम कोई कोड नहीं लिख सकते, it will show me error. Return is the last statement of our function, because जब return से मुराद है वापस गया, इधर आना ही नहीं है, तो इधर लिखने का कोई सेंस ही नहीं बनता, ठीक हो गया। So that's it for this video and hope so you like it. If you have any comment, question or feedback, please let me know. इसके अलावा मैंने GitHub के ऊपर एक रिपोजिटरी क्रिएट कर दिया है, नेक्स्ट टाइम हम जो भी कोड करेंगे मैं रिपोजिटरी के ऊपर शेयर कर दूंगा। यू कैन डाउनलोड इट, यू कैन टेस्ट इट, यू कैन रन इट, इवन यू कैन टेक हेल्प इट, यू कैन कॉपी इट, राइट। सो थैंक यू so much for this video and